नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 33वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। माता दीन सीलिया को घर चलाने और बच्चे पालने के लिए आर्थिक रूप से मदद करेगा। ये खुशखबरी सीलिया किसे सुनाए, यहाँ तो कोई उसका अपना नहीं। वह ये खबर सुनाने के लिए सोना के ससुराल जाने का निश्चय करती है और बिना खबर दिए आधी रात को नदी पार करके सोना के ससुराल जा पहुंचती है। घर पहुंचने पर मथुरा सबसे पहले उसे मिलता है और रात के अंधेरे में वो सीलिया का रूप देखकर बहक जाता है। तभी सोना वहां आ जाती है और सीलिया को खूब खरी खोटी सुनाती है। सीलिया अपमानित होकर वहां से चल पड़ती है। इधर खन्ना की शक्कर मिल एक बार फिर से चल पड़ी है। पुराने मजदूर फिर से वापस काम पर आने लगे हैं। मिस्टर मेहता और मालती अब गांव-गांव जाकर समाज सुधार का काम कर रहे हैं। इस बार वह होरी के गांव आए हुए हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। संध्या हो गई थी। मालती को अब तक औरतें घेरे हुई थी। उसकी बातों से जैसे उन्हें तृप्ति ही न होती थी। कई औरतों ने उससे रात को वहीं रुकने का आग्रह किया। मालती को भी अब उनका सरल स्नेह प्यारा सा लगने लगा। उसने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। रात को औरतें उसे अपना गाना सुनाएंगी। मालती ने भी प्रत्येक घर में जा जाकर उसकी दशा का परिचय प्राप्त करने में अपना समय सदुपयोग किया। उसकी निष्कपट भावना और सहानुभूति उन गवारिनों के लिए देवी के वरदान से कम न थी। उधर मेहता साहब खाट पर आसन जमाए किसानों की कुश्ती देख रहे थे और पछता रहे थे कि मिर्जा जी को साथ क्यों न लिया, नहीं उनका भी एक जोड़ हो जाता। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ऐसे प्रौढ़ और निरीह बालकों के साथ शिक्षित कहलाने वाले लोग कैसे निर्दयी हो जाते हैं। अज्ञान की भांति ज्ञान भी सरल, निष्कपट और सुनहले स्वप्न देखने वाला होता है। मानवता में उनका विश्वास इतना दृढ़, इतना सजीव होता है कि वह इसके विरुद्ध व्यवहार को अमानुषीय समझने लगता है। वह यह भूल जाता है कि भेड़ियों ने भेड़ों की निरीहता का जवाब सदैव पंजे और दांतों से दिया है। वह अपना एक आदर्श संसार बनाकर उसको आदर्श मानवता से आबाद करता रहता है और उसी में मग्न रहता है। यथार्थता कितनी अगम्य, कितनी दुर्बोध, कितनी अप्राकृतिक है, उसकी ओर उसका विचार करना मुश्किल हो जाता है। मेहता जी इस समय गवारों के बीच बैठे हुए इसी प्रश्न को हल कर रहे थे कि इनकी दशा इतनी दयनीय क्यों है। वह इस सत्य से आंखें मिलाने का साहस न कर सकते थे कि इनका दैवत्व ही इनकी दुर्दशा का कारण है। काश ये आदमी ज्यादा और देवता कम होते तो यूं न ठुकराए जाते। देश में कुछ भी हो, क्रांति ही क्यों न आ जाए, इनको इनसे कोई मतलब नहीं। कोई दल उनके सामने सबल रूप में आए, उसके सामने सिर झुकाने को तैयार। उनकी निरीहता जड़ता की हद तक पहुंच गई है, जिसे कठोर आघात ही कर्मण्य बना सकता है। उनकी आत्मा जैसे चारों ओर से निराश होकर अब अपने अंदर ही टांगे तोड़कर बैठ गई है। उनमें अपने जीवन की चेतना ही जैसे लुप्त हो गई है। संध्या हो गई थी और जो लोग अब तक खेतों में काम कर रहे थे वे भी दौड़े चले आ रहे थे। उसी समय मेहता ने मालती को गांव की कई औरतों के साथ इस तरह तल्लीन होकर एक बच्चे को गोद में लिए देखा मानो वह उन्हीं में से एक हो। मेहता का हृदय आनंद से गदगद हो उठा। मालती ने एक प्रकार से अपने आप को मेहता पर अर्पण कर दिया था। इस विषय में मेहता को अब कोई संदेह न था, मगर अभी तक उनके हृदय में मालती के प्रति वह उत्कृष्ट भावना जागृत न हुई थी, जिसके बिना विवाह का प्रस्ताव करना उनके लिए हास्यजनक था। मालती बिना बुलाए मेहमान की भांति उनके द्वार पर आकर खड़ी हो गई थी और मेहता ने उसका स्वागत किया था। इसमें प्रेम का भाव न था, केवल पुरुषत्व का भाव था। अगर मालती उन्हें इस योग्य समझती है कि उन पर अपनी कृपा दृष्टि फेरे, तो मेहता अपनी इस कृपा को अस्वीकार न कर सकते थे। इसके साथ ही वह मालती को गोविंदी के रास्ते से हटा देना चाहते थे और वह जानते थे मालती जब तक आगे पांव न जमा लेगी, पिछला पांव न उठाएगी। वह जानते थे मालती के साथ छल करके वह अपनी नीचता का परिचय दे रहे हैं। इसके लिए उनकी आत्मा बराबर उन्हें धिक्कारती रहती थी। मगर ज्यों ज्यों वह मालती को निकट से देखते थे, उनके मन में आकर्षण बढ़ता जाता था। रूप का आकर्षण तो उन पर कोई असर न कर सकता था, यह गुण का आकर्षण था। यह वह जानते थे। जिसे सच्चा प्रेम कह सकते हैं, केवल एक बंधन में बंध जाने के बाद ही पैदा हो सकता है। इसके पहले जो प्रेम होता है वह तो रूप की आसक्ति मात्र है, जिसका कोई टिकाव नहीं। मगर इसके पहले यह निश्चय कर लेना आवश्यक है कि जो पत्थर सहचारी के खराद पर चढ़ेगा उसमें खरादे जाने की क्षमता है भी या नहीं। सभी पत्थर तो खराद पर चढ़कर सुंदर मूर्तियां नहीं बन जाते।
इतने दिनों में मालती ने उनके हृदय में भिन्न भिन्न भागों में अपनी रश्मियां डाली थीं, पर अभी तक वे केंद्रित होकर उस ज्वाला के रूप में न फूट पड़ी थीं, जिससे उनका सारा अंतरस्थल प्रज्वलित हो जाता। आज मालती ने ग्रामीणों से मिलकर और सारे भेदभावों को मिटाकर इन रश्मियों को मानो केंद्रित कर दिया, और आज पहली बार मेहता को मालती से एकात्मा का अनुभव हुआ। जो ही मालती गांव का चक्कर लगाकर लौटी, उन्होंने उसे साथ लेकर नदी की ओर प्रस्थान किया। रात यहीं काटना निश्चय हो गया। मालती का कलेजा आज न जाने क्यों धक धक करने लगा। मेहता के मुख पर आज उसे एक विचित्र ज्योति और इच्छा झलकती हुई नजर आई। नदी के किनारे चांद का फर्श बिछा हुआ था और नदी रत्न जड़ित आभूषण पहने मीठे स्वरों में गाती चांद और तारों की ओर सिर झुकाए नींद में मानो वृक्षों को अपना नृत्य दिखा रही थी। मेहता प्रकृति की उस मादक शोभा में जैसे मस्त हो गए, जैसे उनका बालपन अपनी सारी क्रीड़ाओं के साथ लौट आया हो। बालू पर कई कुलाटे मारी, फिर दौड़ते हुए नदी पर जाकर घुटने तक पानी में खड़े हो गए। मालती ने कहा, पानी में खड़े न हो, कहीं ठंड न लग जाए। मेहता ने पानी उछाल कर कहा, मेरा तो जी चाहता है नदी के उस पार तैर कर चला जाऊं। नहीं नहीं, पानी से निकल आओ, मैं न जाने दूंगी। तुम मेरे साथ न चलोगी उस सूनी बस्ती में जहां स्वप्नों का राज्य है? मुझे तो तैरना ही नहीं आता। अच्छा आओ, एक नाव बनाएं और उस पर बैठकर चलें। वह बाहर निकल आए। आसपास बड़ी दूर तक झाऊ का जंगल था। मेहता ने जेब से चाकू निकाला और बहुत सी टहनियां काटकर जमा कर ली। किनारे पर सरपट के जूट खड़े थे। उस पर चढ़कर सरपट का गट्ठा काट लाए और वहीं बालू के फर्श पर बैठकर सरपट की रस्सी बांटने लगे। ऐसे प्रसन्न थे मानो स्वर्गारोहण की तैयारी कर रहे हों। कई बार अंगुलियां चिर गई, खून निकला। मालती बिगड़ रही थी, बार बार गांव लौट जाने के लिए आग्रह कर रही थी, पर उन्हें कोई परवाह न थी। वही बालकों का सा उत्साह था, वही अल्हड़पन, वही हठ। दर्शन और विज्ञान सभी इस प्रवाह में बह गए थे। रस्सी तैयार हो गई। झाऊ का एक बड़ा सा तख्त बन गया। टहनियां दोनों सिरों पर रस्सी से जोड़ दी गई। उसके छिद्रों में झाऊ की टहनियां भर दी गई, जिससे पानी ऊपर न आए। नौका तैयार हो गई। रात और भी स्वप्न प्लवित हो गई। मेहता ने नौका को पानी में डालकर मालती का हाथ पकड़कर कहा, आओ बैठो। मालती ने सशंक होकर कहा, 2 आदमियों का बोझ संभाल लेगी? मेहता ने दार्शनिक मुस्कान के साथ कहा, जिस तरी पर बैठे हम लोग जीवन यात्रा कर रहे हैं वह तो इससे कहीं निस्सार है। मालती, क्या डर रही हो? डर किस बात का, जब तुम साथ हो? सच कहती हो? अब तक मैंने बगैर किसी सहायता के बाधाओं को जीता है, अब तो तुम्हारे संग हूं। दोनों उस झाऊ के तख्ते पर बैठे और मेहता ने झाऊ को एक डंडे से खेलना शुरू किया। तख्ता डगमगाता हुआ पानी में चला। मालती ने मन को इस तख्ते से हटाने के लिए पूछा, तुम तो हमेशा शहरों में रहे, गांव के जीवन का तुम्हें कैसे अभ्यास हो गया? मैं तो ऐसा तख्ता कभी न बना सकती थी। मेहता ने उसे अनुरक्त नेत्रों से देखकर कहा, शायद यह मेरे पिछले जन्मों के संस्कार हैं। प्रकृति से स्पर्श होते ही जैसे मुझ में नया जीवन आ जाता है। नस नस में स्फूर्ति छा जाती है। एक एक पक्षी, एक एक पशु जैसे मुझे आनंद का निमंत्रण देता हुआ जान पड़ता है, मानो भूले हुए सुखों की याद दिला रहा हो। यह आनंद मुझे और कहीं नहीं मिलता मालती। संगीत के रुलाने वाले स्वरों में भी नहीं, दर्शन की ऊंची उड़ानों में भी नहीं। जैसे अपने आप को पा जाता हूं, जैसे पक्षी अपने घोंसले में आ जाए। तख्ता डगमगाता कभी तिरछा, कभी सीधा, कभी चक्कर खाता हुआ चला जा रहा था। सहसा मालती ने कातर कंठ से पूछा, और मैं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आती? मेहता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आती हो, बार बार आती हो, सुगंध के एक झोंके की तरह, कल्पना की एक छाया की तरह, और फिर अदृश्य हो जाती हो। दौड़ता हूं कि तुम्हें करपाश में बांध लूं, पर हाथ खुले रह जाते हैं और तुम गायब हो जाती हो। मालती ने उन्माद की दशा में कहा, लेकिन तुमने इसका कारण भी सोचा, समझना चाहा? हाँ मालती, बहुत बार सोचा, बार बार सोचा। तो क्या मालूम हुआ? यही कि मैं जिस आधार पर जीवन का भवन खड़ा करना चाहता हूं वह अस्थिर है। यह कोई विशाल भवन नहीं, केवल एक छोटी सी शांत कुटिया है,
लेकिन उसके लिए भी तो कोई स्थिर आधार चाहिए ना। मालती ने अपना हाथ छुड़ाकर जैसे मान करते हुए कहा, यह झूठा आक्षेप है। तुमने सदैव मुझे परीक्षा की आंखों से देखा, कभी प्रेम की आंखों से नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। मैंने तुमसे प्रेम किया। मैं कल्पना ही नहीं कर सकती कि तुम में कोई बुराई भी है, मगर तुमने मेरी परीक्षा की। तुम मुझे अस्थिर, चंचल और जाने क्या क्या समझकर मुझसे हमेशा दूर भागते रहे। नहीं, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ वो मुझे कह लेने दो। मैं क्यों अस्थिर और चंचल हूँ? इसलिए कि मुझे वह प्रेम नहीं मिला जो मुझे स्थिर और अचंचल बनाता। अगर तुमने मेरे सामने उसी तरह आत्मसमर्पण किया होता जैसे मैंने तुम्हारे सामने किया है, तो तुम आज मुझ पर यह आक्षेप न रखते। मेहता ने मालती के मान का आनंद उठाते हुए कहा, तुमने मेरी परीक्षा कभी नहीं की? सच कहती हो? कभी नहीं। तो तुमने गलती की। मैं इसकी परवाह नहीं करती। भावुकता में ना आओ मालती। प्रेम देने के पहले हम सब परीक्षा करते हैं, और तुमने भी की, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही की हो। मैं आज तुमसे स्पष्ट कहता हूं कि पहले मैंने तुम्हें उसी तरह देखा जैसे रोज हजारों देवियों को देखता हूं, केवल विनोद भाव से। और अगर मैं गलती नहीं करता तो तुमने भी मुझे मनोरंजन के लिए एक नया खिलौना ही समझा था। मालती ने टोका, गलत कहते हो। मैंने कभी तुम्हें इस नजर से नहीं देखा। मैंने पहले ही दिन तुम्हें अपना देव बनाकर अपने हृदय। मेहता बात काट कर बोले, फिर वही भावुकता। मुझे ऐसे महत्व के विषय में भावुकता पसंद नहीं। अगर तुमने पहले ही दिन से मुझे इस कृपा के योग्य समझा तो इसका यही कारण हो सकता है कि मैं रूप भरने में तुमसे ज्यादा कुशल हूं। वरना जहां तक मैंने नारियों का स्वभाव देखा है, वह प्रेम के विषय में काफी छानबीन करती हैं। पहले भी तो स्वयंवर में पुरुषों की परीक्षा होती थी। वह मनोवृत्ति अब भी मौजूद है, चाहे उसका रूप बदल गया हो। मैंने तब से बराबर यही कोशिश की है कि अपने को संपूर्ण रूप से तुम्हारे सामने रख दूं और उसके साथ ही तुम्हारी आत्मा तक भी पहुंच जाऊं। और मैं ज्यों ज्यों तुम्हारे अंतःस्थल की गहराई में उतरा हूं, मुझे रत्न ही रत्न मिले हैं। मैं विनोद के लिए आया और आज उपासक बन गया। तुमने मेरे भीतर क्या पाया यह मुझे नहीं मालूम। नदी का दूसरा किनारा आ गया। दोनों उतरकर उसी बालू के फर्श पर जा बैठे और मेहता फिर उसी प्रवाह में बोले, और आज मैं यहां वही पूछने के लिए तुम्हें लाया हूं। मालती ने कांपते हुए स्वर में कहा, क्या अभी भी मुझसे कुछ पूछने की जरूरत बाकी है? हाँ, इसीलिए कि आज मैं तुम्हें अपना वह रूप दिखाऊंगा जो शायद अभी तक तुमने नहीं देखा और जिसे मैंने भी छिपाया है। अच्छा, मान लो मैं तुमसे विवाह करके कल तुमसे बेवफाई करूं, तो तुम मुझे क्या सजा दोगी? मालती ने उसकी ओर चकित होकर देखा। इसका आशय उसकी समझ में ना आया। ऐसा प्रश्न क्यों करते हो? मेरे लिए यह बड़े महत्व की बात है। मैं तो इसकी संभावना नहीं समझती। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। बड़े से बड़ा महात्मा भी एक क्षण में पतित हो सकता है। मैं उसका कारण खोजूंगी और उसे दूर करूंगी। मान लो मेरी आदत न छूटे, फिर मैं नहीं कह सकती कि मैं क्या करूंगी। शायद विष खाकर सो रहूं। लेकिन यदि तुम मुझसे यही प्रश्न करो तो मैं उसका दूसरा जवाब दूंगा। मालती ने सशंक होकर पूछा, बताओ। मेहता ने दृढ़ता के साथ कहा, मैं पहले तुम्हारा प्राणांत कर दूंगा, फिर अपना। मालती ने जोर से कहकहा मारा और सिर से पांव तक सिहर उठी। उसकी हंसी केवल उसके सिरहन को छिपाने का आवरण थी। मेहता ने पूछा, तुम हंसी क्यों? इसीलिए कि तुम ऐसे हिंसावादी तो जान नहीं पड़ते। नहीं मालती, इसी विषय में मैं पूरा पशु हूं और उस पर लज्जित होने का कोई कारण नहीं देखता। आध्यात्मिक प्रेम, त्यागमय प्रेम और निस्वार्थ प्रेम, जिसमें आदमी अपने आप को मिटाकर केवल प्रेमिका के लिए जीता है और उसके आनंद से आनंदित होता है और उसके चरणों पर अपनी आत्मा समर्पण कर देता है, मेरे लिए निरर्थक शब्द हैं। मैंने पुस्तकों में ऐसी प्रेम कथाएं पढ़ी हैं जहां प्रेमी ने प्रेमिका के नए प्रेमियों के लिए अपनी जानें दे दी हैं, मगर उस भावना को मैं श्रद्धा कह सकता हूँ, सेवा कह सकता हूँ।
प्रेम कभी नहीं। प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख नहीं पड़ने देता। मालती ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं तो उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहां जरा सा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। उसके मंदिर में तुम परीक्षक बनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हो। वह उठकर खड़ी हो गई और तेजी से नदी की तरफ चली, मानो उसने अपना खोया हुआ मार्ग पा लिया हो। ऐसी स्फूर्ति का उसे कभी अनुभव न हुआ। उसने स्वतंत्र जीवन में भी अपने में एक दुर्बलता पाई थी जो उसे सदैव आंदोलित करती रहती थी, सदैव अस्थिर रखती थी। उसका मन जैसे कोई आश्रय खोजा करता था जिसके बल पर वह टिक सके, संसार का सामना कर सके। अपने में उसे यह शक्ति न मिलती थी। बुद्धि और चरित्र की शक्ति देखकर वह उसकी ओर लालायित हो जाती थी। पानी की भांति हर एक पात्र का रूप धारण कर लेती थी। उसका अपना कोई रूप न था। उसकी मनोवृत्तियां अभी तक किसी परीक्षार्थी के छात्र की सी थी। छात्र को पुस्तकों से प्रेम हो सकता है, लेकिन वह पुस्तक के उन्हीं भागों पर ज्यादा ध्यान देता है जो परीक्षा में आ सकते हैं। उसकी पहली गरज परीक्षा में सफल होना है। ज्ञानार्जन उसके बाद आता है। अगर उसे मालूम हो जाए कि परीक्षक बड़ा दयालु या अंधा है और छात्रों को यूं ही पास करा दिया करता है, तो शायद वह पुस्तकों की ओर आंखें उठाकर भी न देखे। मालती जो कुछ करती थी मेहता को प्रसन्न करने के लिए। उसका मतलब था मेहता का प्रेम और विश्वास प्राप्त करना, उसके मनोराज्य की रानी बन जाना, लेकिन उसी छात्र की तरह अपनी योग्यता का विश्वास जमा कर। लियाकत आ जाने से परीक्षक आप ही आप संतुष्ट हो जाएगा, इतना धैर्य उसे न था। मगर आज मेहता ने जैसे उसे ठुकरा कर उसकी आत्मशक्ति को जगा दिया। मेहता को जब से उसने पहली बार देखा था तभी से उसका मन उनकी ओर झुका था। उसे वह अपने परिचितों में सबसे समर्थ जान पड़ते थे। उसके परिष्कृत जीवन में बुद्धि की प्रखरता और विचारों की दृढ़ता ही सबसे ऊंची वस्तु थी। धन और ऐश्वर्य को तो वह केवल खिलौना समझती थी जिसे खेलकर लड़के तोड़ फोड़ डालते हैं। रूप में भी अब उसके लिए कोई विशेष आकर्षण न था, यद्यपि कुरूपता भी उसके लिए घृणा थी। उसको तो अब बुद्धि शक्ति ही अपने ओर झुका सकती थी, जिसके आश्रय में उसमें आत्मविश्वास जागे, अपने विकास की प्रेरणा मिले, अपने में शक्ति का संचार हो, अपने जीवन की सार्थकता का ज्ञान हो। मेहता के बुद्धि बल और तेजस्विता ने उसके ऊपर एक मोहर लगा दी थी और तब से वह अपना संस्कार करती चली जाती थी। जिस प्रेरक शक्ति की उसे जरूरत थी वह उसे मिल गई थी और अज्ञात रूप से उसे गति और शक्ति दे रही थी। जीवन का नया आदर्श जो उसके सामने आ गया था, वह अपने को उसके समीप पहुंचाने की चेष्टा करती हुई और सफलता का अनुभव करती हुई उस दिन की कल्पना कर रही थी जब वह और मेहता एकात्म हो जाएंगे, और यह कल्पना उसे और भी दृढ़ और निष्ठ बना रही थी। मगर आज जब मेहता ने उसकी आशाओं को द्वार तक लाकर प्रेम का वह आदर्श उसके सामने रखा जिसमें प्रेम को आत्मा और समर्पण के क्षेत्र से गिराकर भौतिक धरातल तक पहुंचा दिया गया था, जहां स्नेह और ईर्ष्या और भोग का राज है, तब उसकी परिष्कृत बुद्धि आहत हो उठी और मेहता से जो उसे श्रद्धा थी उसे एक धक्का सा लगा, मानो कोई शिष्य अपने गुरु को कोई नीच कर्म करते देख ले। उसने देखा मेहता की बुद्धि प्रखरता प्रेमत्व को पशुता की ओर खींचे लिए जाती है और उसके दैवत्व की ओर से आंखें बंद किए देती है, और यह देखकर उसका दिल बैठ गया। मेहता ने कुछ लज्जित होकर कहा, आओ कुछ देर और बैठें। मालती बोली, नहीं, अब लौटना चाहिए, देर हो रही है। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी